हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर्स यानी उसका वार्षिकांक कर रहे हैं, तो आज हम लोग नवंबर 2022 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फीकी ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल्स एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। देखिए, इसमें बहुत सारा प्रश्न बनेगा कि इंडिया केम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? तो 2 से 3 नवंबर के बीच किया गया। ठीक। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया। और इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फीकी ने संयुक्त रूप से किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल्स एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस वर्ष इसका विषय यानी थीम क्या था? तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर के भागीदार देश रहे। तो इसमें देखिए, इसको तोड़िए। ग्रेटर नोएडा यानी भारत जल सप्ताह कहाँ मनाया गया? तो यहाँ ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? यूपी में। तो भारत जल सप्ताह ग्रेटर नोएडा में मनाया गया। कब मनाया गया? तो 1 से 5 नवंबर के बीच मनाया गया भारत जल सप्ताह। और इसका आयोजन किसने किया था? तो जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक। और इस वर्ष भारत जल सप्ताह का थीम क्या था यानी विषय क्या था? तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसका थीम विषय था। और इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश रहे। एक और चीज़ जान लेते हैं इसमें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये इनका जन्म उड़ीसा में हुआ है, यानी उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया, जिसे अब एकता नगर कहा जाता है, तो केवड़िया में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने इस मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। इसको फिर से हम देखते हैं। तो केवड़िया में क्या है? भूल भुलैया उद्यान है, जिसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसी के साथ उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। आपसे पूछ सकता है कौन सा वन है जो जापानी तकनीक पर आधारित है? तो मियावाकी वन है, जो गुजरात में है, जापानी तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ धाम कहाँ है? तो राजस्थान के बसवाड़ा में है। और किसने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। और यह किस लिए चर्चा में है? देखिए, मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। मानगढ़ जो धाम है, यहाँ पर ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए 1500 आदिवासियों का स्मारक स्थल बनाया गया है, इसलिए यह चर्चा में था। और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है। और इसको किसने संबोधित किया? तो इसको संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे कि 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो जो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन रायपुर में किया गया, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। कब से कब किया गया? तो 1 से 3 नवंबर के बीच किया गया।
आगे है कि सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम तथा सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को जो कौन कौन है, एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया है, पहली बार इन दोनों को आईजी नियुक्त किया गया है। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी नियुक्त किया गया है। तो पहली बार जो कोई काम होता है, चर्चा में रहता है कोई करंट अफेयर्स, तो यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है इसको, तो यह कार्यक्रम मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सरकार की सभी योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना। ठीक है, तो नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि मेघालय सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं शुरू की गई है या पहले से चलती आ रही है उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को लाभ दिलाना इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। तो पहली बात यह कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिल्प समागम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। और इसका आयोजन किसने किया था, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसमें हस्तशिल्पों को प्रदर्शित करना तथा बेचने का अवसर दिया गया था। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प यानी हाथ से बनाए गए चीज़ों को दिखाना, प्रदर्शित करना और बेचने का अवसर दिया गया था। ठीक, कहाँ, नई दिल्ली में, किसके तहत, शिल्प समागम 2022 के तहत। नेक्स्ट है कि निवेशक दीदी पहल, निवेशक दीदी पहल कहाँ शुरू किया गया है इस पहल को, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। और इसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, किसका, महिलाओं का, और महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय की खासी हिल्स में स्थित मौमलुह गुफा, क्या है, मौमलुह गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। किसने, यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने। मौमलुह गुफा आपसे पूछ सकता है कहाँ है, तो यह मेघालय के खासी हिल्स में स्थित है। और इसे भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई, किसके द्वारा, यूनेस्को के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में किस कंपनी को मान्यता दी गई है, तो बीपीसीएल को यह मान्यता दी गई है, बीपीसीएल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो गुजरात में कहाँ बनाया जा रहा है पांडुलिपि ग्रंथालय, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथालय है, गुजरात में बनाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए। पांडुलिपि जो हाथ से लिखा गया पुस्तक होता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कब किया गया, 4 नवंबर को किया गया। और इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।